हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 9 की, जिसको हम फॉलेट भी बोलते हैं या फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। और ये फॉलिक एसिड, इसका नाम फ्लेवम से आया। फ्लेवम मीन्स होता है लीव्स, तो लीव्स से ही इसका नाम आया फॉलिक एसिड। और लीव में ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। इस वजह से इसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए क्या बताया गया कि ये फंक्शन इसका क्या होता है। तो ये सबसे पहले कन्वर्टेड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। तो ये सबसे पहले टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये देखिए कैसे कन्वर्ट होता है, कहाँ से। तो देखिए हम जब डाइट में इसको लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ये पॉलीग्लूटामेट के फॉर्म में होता है। फिर ये वहाँ से देखिए आता है हमारे जीआईटी में, और जब जेजुनम में पहुँचता है तो देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेट प्रोटीन होता है एब्जॉर्प्शन से पहले, जो इस पॉलीग्लूटामेट को मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट करता है। फिर ये मोनोग्लूटामेट जेजुनम में एब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसको हम बोल दिए टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट देखिए इसी जेजिनम में मिथाइलेशन इसका हो जाता है। इस पे देखिए CH3 आ जाता है और मिथाइलेशन हुआ। और जब इसका मिथाइलेशन हो जाता है तो ये लिपिड सॉल्युबल हो जाता है, और फिर ये चला जाता है हमारे लीवर में। ठीक है। और लीवर में जब ये जाता है और वहाँ पे ये 2 to 3 मंथ स्टोर रह सकता है, और जिस हिसाब से ज़रूरत रहती है टारगेट टिश्यू पे ये चला जाता है, टारगेट सेल पे। तो ये हो गया। अब इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन क्या दिया जा रहा है। तो देखिए ये टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या काम करता है। एको इंजाइम फॉर वन कार्बन ट्रांसफर मिथाइलेशन रिएक्शन। तो कह रहे हैं कि ये एक कोएंजाइम का काम करता है एक कार्बन के ट्रांसफर के लिए या मिथाइलेशन के लिए। ठीक है। जहाँ पे एक कार्बन ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है, जिसको मिथाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, वहाँ पे ये कोएंजाइम का काम करता है। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेंगे। देखिए ये होमोसिस्टीन है, इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है, और ये मिथियोनिन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, हम देख चुके हैं पीछे भी। तो ये देखिए मिथाइल ग्रुप अब यहाँ से यहाँ आना है, लेकिन अब यहाँ कहाँ से मिथाइल आएगा। तो ये देखिए मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो यहाँ पे था, तो यही देखिए मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट यहाँ आया। और ये देखिए विटामिन B12 जिसको हम कोबालामाइन बोलते हैं, कोबालामाइन से रिएक्शन होगा इसका, और ये कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफोलेट में। और देखिए मिथाइल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब ये मिथाइल कोबालामाइन हो गया। अब ये मिथाइल कोबालामाइन देखिए यहाँ से ट्रांसफर हो गया मिथियोनिन पर। और ये जो एंजाइम था मिथियोनिन सिंथेज, इसमें जो है कोएंजाइम का काम एक हिसाब से ये किया। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एको एंजाइम फॉर वन कार्बन ट्रांसफर मिथाइलेशन रिएक्शन, ये हो गया। अब इसको देखिए इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है इन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए में भी और आरएनए में भी। डीएनए में अगर इसकी कमी हो रही है, नाइट्रोजनस बेस नहीं बन पा रहा है, तो ये थाइमीन मेनली बनाता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब थाइमीन नहीं बना पाएगा तो डीएनए की सिंथेसिस रुक जाएगी, और आरएनए की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। आरएनए की सिंथेसिस इसलिए बढ़ जाएगी कि थाइमीन जब नहीं बनेगा, तो ये थाइमीन बनता कैसे है। ये देखिए ये जो है हमारा मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये देखिए ये कन्वर्ट करता है डाई यूरिडीन मोनोफॉस्फेट को डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में। और यही देखिए डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट ये थाइमिडीन का काम करता है नाइट्रोजनस बेस में। फिर जब ये थाइमिडीन ये रिएक्शन नहीं होगी, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। और जब ये रिएक्शन नहीं होगी तो ये थाइमिडीन नहीं बनेगा। तो इसकी वजह से डीएनए मैच्योरेशन रुक जाएगा, लेकिन थाइमिडीन की जगह पे बनेगा क्या, हमारे यूरिडीन बनेगा। और यूरिडीन यहाँ बनेगा, उसकी वजह से आप देखिए आरएनए सिंथेसिस होगी, आरएनए सिंथेसिस हो जाएगी। बल्कि आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो यही यहाँ पे ये चीज़ है। और उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पे क्या बताया गया कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो फाउंड इन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई गट माइक्रोबायोटा, तो गट माइक्रोबायोटा से भी इनका प्रोडक्शन होता है। और फिर देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका क्या बताया गया। फॉलेट एब्जॉर्ब इन जेजनम, तो फॉलेट जो होता है ये जेजनम में एब्जॉर्ब होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। और कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, तो वही थिंक फॉलिएज इन द जेजोनगल। ठीक है। तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। और फिर उसके बाद बताया गया कि सीवियर स्मॉल रिजर्व पूल स्टोर्ड प्राइमरीली इन द लीवर, तो लीवर में इनका स्मॉल रिजर्व पूल होता है। ठीक है। जो कि 2 to 3 मंथ्स वर्क करता है। और इनकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा, तो देखिए मैक्रोसिटिक एनीमिया हमको देखने को मिलेगा। तो मैक्रोसिटिक एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि इरेथ्रोपोइसिस की जो स्टेप्स हैं उसमें जितना हम आगे बढ़ते हैं तो 20 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होती है। और ये अबाउट जब रेटिकुलोसाइट हमारा आता है, तो उस टाइम पे अबाउट ये 8 या 7.5 माइक्रोमीटर तक आ जाता है। अब जब ये इस साइज़ में आया, तो देखिए धीरे धीरे इसकी साइज़ डिक्रीज हुई। और साइज़ डिक्रीज होने में मेन रोल होता है डीएनए मेच्योरेशन का। डीएनए जितना ज़्यादा मेच्योर होता है उतना कंडेंस होगा, और कंडेंस होकर लास्ट में रिमूव हो जाता है। तो जब यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होगी ही नहीं, थाइमिडीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उस वजह से डीएनए सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी और यूरासिल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यूरासिल तो बनेगा क्योंकि ये यूरासिल है, तो उस वजह से जो है आरएनए की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। तो उस वजह से देखिए कि आरएनए बनेगा, यानी
हीम सिंथेसिस वगैरह ज़्यादा होगी, हीम सिंथेसिस बढ़ जाएगी और डीएनए नहीं बनेगा, जिसकी वजह से सेल की साइज़ छोटी नहीं होगी। तो उसी वजह से हमको मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा और उसी वजह से हाइपर सेगमेंटेड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है? जिसको हम पीएमएनएस बोलते हैं। और ग्लोसाइटिस देखने को मिलेगा और इसमें देखिए नो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम हमको देखने को मिलेगा, कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम जो देखने को मिलता है हमको वो B12 डिफिशिएंसी में देखने को मिलता है और उसका रीज़न क्या है? तो देखिए ये रिएक्शन यहाँ पे देखिए, ये हमारे जो है मिथाइल मेलेनिक एसिड है और ये देखिए मिथाइल मेलानाइल CoA में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे देखिए फिर एक एंजाइम होता है मिथाइल मेलानाइल CoA म्यूटेज, ठीक है? ये मिथाइल मेलानाइल CoA म्यूटेज ये विटामिन B12 डिपेंडेंट होता है। तो जब विटामिन B12 होगा तभी ये काम करेगा। अब फॉलिक एसिड का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। तो जब B12 की कंडीशन में क्या होता है कि जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो ये मिथाइल मेलानाइल CoA इसमें कन्वर्ट नहीं होता सक्सिनाइल CoA में, जिसकी वजह से मिथाइल मेलानिक एसिड एक्युमुलेट हो जाती है और ये जाके डीमाइलिनेशन वगैरह कॉज करती है, जिसकी वजह से हमको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद लैब फाइंडिंग की हम बात करें तो देखिए होमोसिस्टीन हमको देखने को मिलेगा और होमोसिस्टीन क्यों देखने को मिलेगा? तो देखिए ये वाला एंजाइम वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो रही है, फॉलिक एसिड यहाँ डिफिशिएंट हुआ तो यहाँ मिथाइल कोबालामाइन की डिफिशियंसी होगी, उसकी वजह से हमको मिथियोनिन सिंथेज वर्क हमारा नहीं करेगा और होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये हो गया, होमोसिस्टीन बढ़ जाएगा और नॉर्मल मिथाइल मेलानिक एसिड लेवल्स, तो ये जो मिथाइल मेलानिक एसिड लेवल है इसका ये जो है नॉर्मल रहेगा क्योंकि यहाँ पे B12 का रोल है, फॉलिक एसिड का कोई रोल नहीं है। और सीन इन क्रोनिक अल्कोहल ओवरयूज़, तो ये क्रोनिक अल्कोहल ओवरयूज़ में दिखता है और ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम हो जाता है क्रोनिक अल्कोहल ओवरयूज़ में। और प्रेगनेंसी में भी दिखता है, तो प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाती है, उस वजह से हमको फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पे बार बार ये चीज़ और B12 से क्यों वो किया जाता है कंपेयर? क्योंकि B12 में भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ही देखने को मिलता है, मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B12 में भी देखने को मिलेगा और इसमें भी यही देखने को मिलता है B9 डिफिशियंसी में, इस वजह से कंपेयर किया जा रहा है। और ये देखिए नॉर्मल मिथाइल मेलानिक एसिड यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन अगर ये B12 की डिफिशियंसी हो जाए तो ये जो है ये पाथवे नहीं चलेगा, जिसकी वजह से ये एलिवेट हो जाएगा और इसी वजह से हमको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी देखने को मिलेगा। तो ये इसका रिलेशन B12 से यही है। और उसके बाद फिर देखिए डिफिशियंसी कैन बी कॉज बाय सेवरल ड्रग्स, तो कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जो भी डिफिशियंसी कॉज करती हैं, जैसे फिनाइटोइन है, ट्राइमेथोप्रिम है और मेथोट्रेक्सेट है, तो इनसे भी इसकी डिफिशियंसी होती है। और देखिए इसका सप्लीमेंटेशन बताया गया कि सप्लीमेंट इसका कब देना ज़रूरी होता है, तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में और पूरी प्रेगनेंसी जो 9 मंथ है उसमें तो देना ही है और 1 मंथ पीरियड टू कंसेप्शन ये भी देना है, ताकि इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी ना हो, क्योंकि फॉलिक एसिड की डिमांड बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसकी वजह से क्या होता है, जो फीटस होता है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। इस वजह से एहतियात के तौर पे फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो यही यहाँ पे देखिए गिव विटामिन B9 फॉर द 9 मंथ्स, तो देखिए 9 से 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड 1 मंथ पीरियड टू कंसेप्शन, और 1 मंथ पीरियड टू कंसेप्शन इसको देना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बात किया विटामिन B9 की और इसमें हमने देख लिया इसका फंक्शन का, इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो भी हमने देख लिया और डिफिशियंसी भी हमने देख लिया डिफिशियंसी से क्या होता है, और हमने इसका क्लिनिक इसको सिर्फ इसलिए यहाँ रिएक्शन से फाइंड किया, वहाँ से रिलेट किया ताकि हमें याद करने में आसानी हो और हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए।